चलो, अच्छा रहा जान के। लेकिन बहुत जो ना लाइक वो रील्स आपने देखा होगा, कितनी रील्स चल रही है। दिल्ली की रोड बन चुकी है, अब दिल्ली में फोर व्हीकल्स ना चल के वो बोट्स वगैरह चलनी शुरू होंगी। देखते होंगे आप यस। लोग भी। तो देखो, तो हम लोगों ने देखो थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे हैं। जिस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि रूट जो पानी को एब्जॉर्ब करती है वो हाई टिप तक कैसे जाता है। फूड जो लीव्स के अंदर बनता है वो रूट तक कैसे आता है या प्लांट्स के बाकी जगह पे कैसे जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमने देखा था। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमारा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इनके थ्रू हो जाता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे को जाइलम और फ्लोएम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अच्छा, एक क्वेश्चन, जाइलम एक लिविंग टिश्यू है या डेड टिश्यू है? मोस्टली मैम डेड। मोस्टली डेड। डेड। डेड, वेरी गुड। अब जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की कहानी समझाई थी, तो वही आता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली चीज है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेरे को जाइलम फ्लोएम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जनरली डिफ्यूजन करा रहे थे, और डिफ्यूजन ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चीजें नहीं ट्रांसफर कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर हम डिफ्यूजन कराएंगे और मेरे को 5 माइक्रोमीटर तक ही कोई सब्सटेंस ट्रांसफर करना है, तो इसको 2.5 सेकेंड लग जाता है। डिफ्यूजन में 5 माइक्रोमीटर तक ही 2.5 सेकेंड लग जाता है। तो अब भाई मेरे को कोई प्लांट है 100 मीटर का है, उसके लिए तो भाई 2-2 3-3 दिन वेट करना पड़ जाएगा मेरे को। यस मैम। इसलिए हम इस पे डिपेंड नहीं रह सकते। इसलिए मैंने हेल्प लिया किसका, एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझाया था, मास फ्लो, या फिर हम जिसको बोलते हैं बल्क फ्लो। ये मास फ्लो, बिकॉज डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? डिफ्यूजन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यस एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा तभी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस मूव करेंगे। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो मास फ्लो बल्क फ्लो होता है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? विच इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के प्रेशर आते हैं, मतलब दो टाइप के फोर्सेस आते हैं जो मेरे को हेल्प करता है वाटर को ऊपर लेके जाने में। पहला आता है मेरा रूट नीचे से प्रेशर लगाता है, और ऊपर आता है एक ट्रांसपायरेशन चल रहा है, वाटर लॉस होता जा रहा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कम होती जा रही है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। पुल। तो रूट नीचे से प्रेशर लगा रहे हैं तो रूट क्या हो गया? पुश फोर्स हुआ है, पुल पुश हुआ ना ये। और ट्रांसपायरेशन पुल में तो नाम में ही है, ये ऊपर से खींचेगा। सपोज करते हैं आपको नीचे से, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, कोई सेकंड फ्लोर पे, आप नीचे से बॉल को ऐसे या कोई सब्सटेंस नीचे से ऊपर फेंकोगे, नीचे से धक्का लगाओगे, ऊपर वाला जब ऊपर से खींचेगा तभी तो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो पाएगा ना ऊपर। यस। नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो नीचे से पुश भी जरूरी है और पुल भी जरूरी है। तो यहाँ पे जो पुश लगता है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये आपका पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और जो ट्रांसपायरेशन पूल होता है ये होता है हमारा नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको लिखो जल्दी से, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, पुल कौन सा होता है, पुश क्या होता है। जल्दी जल्दी। मैम हो गया। हो गया ना? वेरी गुड। अब आता है कि हमारा जो प्लांट होता है वो मतलब वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है। जिसके पीछे का मैंने आपको सबसे पहले मैकेनिज्म बताया था कि जो हमारा वाटर है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? रूट हेयर्स के पास जाएगा। ठीक है, फिर रूट हेयर्स से कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स में।
कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जाएगा, यही तो था ना, कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, भूले तो नहीं भाई, बोलो तो। देन पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से पहले फ्लोएम आएगा और फिर जाइलम आएगा। वाटर जो है वो रूट हेयर्स तक जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, फिर रूट हेयर से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वहां से निकल के जाएगा बाय द मूवमेंट ऑफ एंडोप्लास्टिक मूवमेंट, प्लास्ट, फिर कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस तक, मतलब एंडोडर्मिस फिर आगे सिम्प्लास्ट तक पूरा जाएगा, ये हमें याद रखना है। और पेरिसाइकिल से फ्लोएम एपो भी जा सकता है और सिम भी जा सकता है, और फिर जाइलम तक कैसे पहुंचेगा, ये आपका पहुंचेगा सिर्फ एपोप्लास्ट के थ्रू। मतलब जनरली पेरिसाइकिल में भी आप लिख सकते हो, जो मैक्सिममली ये दिखाएगा ये एपोप्लास्ट दिखाएगा। अब एपोप्लास्ट हमें पता है, एपोप्लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कहां से जाता है, सेल वॉल के थ्रू जाता है ना, सेल वॉल के थ्रू ये पास ऑन होता है, कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, और सिम्प्लास्ट में हमेशा साइटोप्लाज्म के थ्रू जाता है, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके जाते हैं। तो इसके पीछे की कहानी ये भी होती है कि एपोप्लास्ट जो होता है ना, एपोप्लास्ट जो होता है हमेशा डेड लविंग होता है। डेड लविंग का मतलब ये होता है कि इसको ना सिर्फ और सिर्फ डेड सब्सटेंसेस ही पसंद होते हैं। तो हमारी जो सेल वॉल है उसको भी एक टाइप से हम थोड़ा थोड़ा डेड ही कंसीडर कर सकते हैं, या फिर सेल के आसपास जो वाला जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस उसको पास करके जाएगा। सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग होती है, इसलिए कभी भी ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं करता, और जो हमारा सिम्प्लास्ट मूवमेंट होता है वो हमेशा लिविंग पार्ट से निकल के जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जाइलम तक जब वाटर आएगा तो एपोप्लास्ट करके आएगा या सिम्प्लास्ट करके आएगा? जाइलम इज कंप्लीटेड, और एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों में से कौन सा पाथवे डेड लविंग है? एपोप्लास्ट। तो सिंपल आंसर दे दोगे एपोप्लास्ट? यस यस मैम। ये था हमारा कहानी जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझा दिया था। आ गया मैं एक बार स्लाइड दिखा दूं। मैम स्लाइड दिखा दो। देख लो। मैम एक बार ऊपर वाली भी दिखा दो। मैम वाटर पेरिसाइकिल से फ्लोएम एपोप्लास्ट के थ्रू जाएगा या सिम्प्लास्ट के थ्रू? कुछ भी जा सकता है, एपो भी जा सकता है, सिम भी जा सकता है, बट मैक्सिममली वो एपो यूज करता है क्योंकि जाइलम तक जाएगा वो एपो ही लेके जाएगा। ओके मैम। सब कुछ अच्छे से अभी लिख लेना, बाद में सॉइल कंसीडर कर सकते हैं ना? क्या बेटा? वाटर को सॉइल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सॉइल्स में ही हमारा वाटर पाया जाएगा। सॉइल वाटर को, अच्छा आप यहाँ पे सोच रहे हो क्या कि रूट हेयर की जगह आप वाटर की जगह हम सॉइल लिख दे कि सॉइल से वाटर जा रहा है? यस मैम। हाँ वो आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे वाटर दिखा दिया कि वाटर सबसे पहले, हाँ आप ऐसे लिख लो आपके लिए इजी रहेगा, बस मैंने समझा दिया है। अब उसके बाद में आपको समझ में जैसे आया उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लो। यस नमानी, तो बोलो ना। हाँ अच्छा, गलती से हो गया था मैम गलती से हो गया। कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी गलतियां। पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक बार एक्सप्लेन कर दो। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो नीचे से पुश लगाने का काम करता है, और नेगेटिव वाला जो ऊपर से पुल करता है। इसमें नेगेटिव होता है सिर्फ अट्रैक्शन वाले वे में बोला है इसको।
देखो, अब आता है मेरे पास द नेक्स्ट वन इज एसेंट ऑफ सेप। एसेंट का मतलब समझते हो? हिंदी में क्या बोलते हैं एसेंट को? एसेंट का मतलब होता है एसेंट। सेप तो समझते हो, व्हाट इज सेप? एसेंट का मैं एक बार हिंदी मीनिंग आपको बताती हूँ। वाटर प्लस मिनरल्स है ना। तो इसमें जो एसेंट का मीनिंग होता है, एसेंट का मतलब आई गेस खींचना होता है। हम जब जाइलम वाटर लेके ऊपर जा रहे हैं। ऊपर खींचना, वही। तो अब उसके पीछे ना दो थ्योरीज लगती हैं। कौन कौन सी थ्योरी है वो हमें पढ़ना है कि एग्जैक्टली सेप को ट्रांसफर क्या करेगा। तो मेरी पहली थ्योरी आती है रूट प्रेशर थ्योरी। मैं आप लोगों को मतलब वैसे वर्बली समझा चुकी हूँ ये, बस इसको ना थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था ना एनएससी वाला टॉपिक, रूट प्रेशर थ्योरी, कि कैसे हम रूट प्रेशर डेवलप कराएंगे। सबसे पहले रूट प्रेशर पुश है या पुल है? पुश है ना। और रूट प्रेशर में सबसे पहले हम क्या कराएंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स कराएंगे। यस मैम। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन। जैसे ही मैंने मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब कराया, किसके अंदर? रूट्स के अंदर, है ना। फिर रूट से वो कहाँ पे गए आयंस? जाइलम में गए। वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, क्योंकि सॉल्यूट एब्जॉर्ब कर लिया उसने। वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑन द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। और सॉइल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द जाइलम का वाटर पोटेंशियल। और हमें पता है वाटर फ्लो कैसे करता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल वाटर फ्लो करता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वाटर क्यों मूव कर रहा है? ड्यू टू द ग्रेडियंट इन वाटर पोटेंशियल। लिखवा दो इसी को, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वाटर एंटर इनटू जाइलम। जाइलम के अंदर एंटर होता है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कि जो रूट प्रेशर थ्योरी है, ये जो यहाँ पे रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है इसकी वजह से, ये बेनिफिशियल होती है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल हाइटेड प्लांट्स के अंदर। अब बात वही आएगी कि भाई जो बड़ी बड़ी हाइट वाले प्लांट्स है उनके अंदर क्या कराएंगे, उनके अंदर भी देखेंगे हम क्या कराएंगे। तो जितने भी स्मॉल हाइट वाले प्लांट्स है वाटर को एसेंट, एसेंट मतलब अपवर्ड मूवमेंट, रूट प्रेशर थ्योरी के करा लेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो मिनरल साइंस का एब्जॉर्प्शन होता है, ये एक्टिव होता है पैसिव होता है? पैसिव नहीं, नहीं एक्टिव होता है ये। मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए हमें एनर्जी यूज करनी पड़ती है। दिस इज द एक्टिव फेनोमेनन। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। एंड एक और इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, रूट प्रेशर जो होता है आपका वो मैक्सिमम होता है अर्ली मॉर्निंग में। उसका भी आंसर मैं आपसे पूछूंगी क्यों, सोचना। रूट प्रेशर अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। पहले लिख लो फिर पूछती हूँ। क्या
यस मैम। क्या अब इतना हमको समझ में आया रूट प्रेशर। मैंने बोला कि जो कोई रूट प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है अर्ली मॉर्निंग में, लेट इवनिंग में। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जो ट्रांसपायरेशन होता है वो बहुत लो होता है, ड्यू टू लो ट्रांसपायरेशन पुल। लो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से हमारा जो रूट प्रेशर होता है सबसे ज्यादा अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में मैक्सिमम पाया जाता है। अब इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है गटेशन, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। व्हाट इज गटेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स। लीव्स के मार्जिनल पॉइंट से, देखो ना, ये सपोज मेरे पास एक लीफ है, तो लीफ के मार्जिन से वाटर रिलीज होता है। कैसे होता है? इन मार्जिन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं हाइडेथोड्स। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे भी आ जाता है कि जो गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट लॉस होती है, कहाँ से लॉस होते हैं? द लॉस फ्रॉम द हाइड्रोथोड्स। एंड ये हाइड्रोथोड्स कहाँ पे होता है? एट मार्जिन ऑफ लीव्स। एंड ये गटेशन के पीछे का फेनोमेनन क्या है? दिस गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। इसका ड्राइविंग फोर्स पूछ लेंगे, तो ड्राइविंग फोर्स इज रूट प्रेशर। सिर्फ हाइड्रोथोड्स ऐड कर लो, गटेशन तो आई गेस पहले लिख ही लिया था। एंड गटेशन जनरली अगर एग्जांपल ले, सबसे ज्यादा जो होता है ये आपका छोटे साइज वाले प्लांट्स, जैसे कि ग्रासेस हो गए, टमाटो हो गए, इनके अंदर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। मैम एक बार और बता दो। गटेशन समझ में आया था? गटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर Yes. ड्रॉपलेट्स क्यों हमारा लॉस होती है? और लॉस होती है रूट प्रेशर की वजह से। हमेशा जो गटेशन होता है जनरली सबसे ज्यादा मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे होता है, क्योंकि उस टाइम पे रूट प्रेशर हाई रहता है। और वाटर कहाँ से लीफ लॉस होती है? वो लीफ के मार्जिनल पॉइंट से। मार्जिन मतलब कॉर्नर्स से। कॉर्नर्स में क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दोस पोर्स आर नोन एज हाइडेथोड्स। सबसे ज्यादा गटेशन ग्रासेस और टमाटो के अंदर देखा जाता है। ये है बस। आया कोमल समझ में? यस मैम। ओके। मैम डन। अब आ जाओ आगे। तो ये तो थी हमारी पहली थ्योरी, दिस वन इज नॉन एज रूट प्रेशर थ्योरी। सेकेंड थ्योरी आती है कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। नाम तो अभी अजीब सा लग रहा होगा ना सुनने में, पता नहीं क्या बोल रहा है मैम ने। कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन थ्योरी, या फिर मॉडल भी हम इसको बोल देते हैं। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? इट इज गिवन बाय डिक्सन जोले साइंटिस्ट ने इसको दिया था। अब व्हाट इज कोहेशन, व्हाट इज टेंशन, ट्रांसपायरेशन तो हमें पता ही है व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। इस थ्योरी के पीछे थोड़े से मैकेनिज्म है। पहला पॉइंट तो आता है कोहेशन। कोहेशन समझ दो। अब कोहेशन को ना ऐसे समझ लो, कौन सा एग्जाम्पल दो? सपोज करते हैं कि ये एक पहाड़ है, ठीक है? मस्त एग्जाम्पल दूंगी। एक इंसान इससे लटका हुआ है, फिर दूसरा इंसान ने इसका पैर पकड़ा हुआ है, वो इससे लटका हुआ है, फिर उसने दूसरे ने इसका पैर पकड़ा हुआ है, फिर इसने इसका पैर पकड़ा हुआ है। ऐसे ही सबके सब पहाड़ पे लटके हुए हैं, और इस बेचारे के हाथ में क्या है? रस्सी है। इसके हाथ में रस्सी है और बाकी सब इसके भरोसे चल रहा है, ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पे? लेट्स सपोज वो जो सबसे ऊपर वाला इंसान है जिसके हाथ में रस्सी है, रस्सी छूट जाए, क्या होगा? सब धड़ाम गिर जाएंगे सब। सब गिर जाएंगे। अब
ऐसे ही हमारे वाटर मॉलिक्यूल होता है। लेट्स सपोज ये मेरा जो पेन है ना, जाइलम है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल चढ़ रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे से अटैच है, दूसरे वाला उससे ऊपर वाले से, दूसरे वाला उससे अटैच है, जैसे सारे इंसान लटके हुए हैं। बाय चांस सबसे ऊपर वाले का हाथ छूट गया, सारे गिर जाएंगे। Yes, ma'am. यस मैम। इस चीज को, अब ये क्या करें यहाँ पे, इस चीज से बचने के लिए क्या करें यहाँ पे, कि भाई अगर ऊपर वाले का हाथ छूटे हम सब ना गिरे। Attachment. हाँ, ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ से चिपक जाएंगे, इस पहाड़ में कुछ ना कुछ अटैच करके रखे। तो अब इन सारे के सारे लोगों ने एक दूसरे का जो हाथ पकड़ा हुआ है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे कोहेशन। और फिर इन्होंने अपनी ओवर प्रोटेक्शन के लिए पहाड़ को भी पकड़ दिया, दिस इज नोन एज एडहेशन। ताकि एक अगर गिरे तो भाई सारे ना गिरे। ऐसी वाटर मॉलिक्यूल होता है। वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर कॉलम है, इसके अंदर चल रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो भाई ये एक दूसरे से तो अटैच है, साथ ही साथ ये सरफेस से भी अटैच होके चल रहे हैं। ऐसे सरफेस से अटैच होके चल रहे हैं ऊपर, कि भाई अगर ऊपर से गिरता है सबके सब नीचे ना आ जाए एकदम से। तो कोहेशन का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। और एडहेशन, एडहेशन का मतलब है आपका अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड जाइलम वॉल। Yes, ma'am. ठीक है। और सरफेस टेंशन पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में, एक फोर्स वर्क करता है यहाँ पे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब होता है इनके अंदर एक अट्रैक्शन लगता है, इनवर्ड अट्रैक्शन। ज्यादा तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट ऐसे याद रख लेना कि ये जो होता है इनवर्ड अट्रैक्शन लगता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं, सरफेस टेंशन है उनके बीच में। नेक्स्ट आता है कैपिलरी एक्शन। ये वो सारे मैं प्रोसेस बता रही हूँ जिनके थ्रू ट्रांसपायरेशन फुल पॉसिबल हो पाता है। अब कैपिलरी एक्शन समझो, कैपिलरी एक्शन कैसे समझाऊं। स्ट्रॉ से जूस पिया सबने कभी? Ma'am. देखो देखो, ये ग्लास है, चलो ऐसे बड़ा सा बना दिया, अच्छे से बना दिया इसको। ठीक है, आपको एक स्ट्रॉ दे दिया गया है, ये इस स्ट्रॉ से आप जूस पी रहे हो, और आपको एक इतना मोटा सा स्ट्रॉ दे दिया गया। कौन से स्ट्रॉ से वाटर को ऊपर पुल करना इजी है, ए वाले से या बी वाले से? बी। क्या ए वाले से, जो इतना मोटा, मतलब जितना मोटा ग्लास होता है ना, सपोज आपको इतना मोटा स्ट्रॉ दे दिया और आपको एक बड़ा सा कंटेनर दे दिया, उसमें से बोला जूस पी लो, क्या उससे सक कर पाओगे आप इतने मोटे वाले स्ट्रॉ से? Ma'am, mouth नहीं नहीं कर। सेम जाइलम के अंदर है, कि भाई जो जाइलम है ना, जाइलम की जो ट्यूब्स होती हैं वो बहुत नैरो क्यों होती हैं, ताकि उसमें कैपिलरी एक्शन वर्क करे। जितना ज्यादा डायमीटर कम होगा उतना ही ज्यादा इजी टू पुल होगा, मतलब यस मैम। है ना। तो इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, बिकॉज कैपिलरीज जो होती है बहुत ज्यादा नैरो होती है। तो लिखो इसको, नैरो द डायमीटर इजी टू पुल। इसलिए हम लोग बी वाले भी इजीली कर पाएंगे। लिखो जल्दी से। और ये जो सबसे ऊपर वाले दो प्रोसेस है ना, कोहेशन एडहेशन, ये वाला एक बहुत अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वाटर को ऊपर पुल करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे विच फोर्स प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जो वाटर है ना कॉन्टिन्यूअसली ऊपर चलता रहे, जो वाटर का कॉलम बना है ना वो ब्रेक ना हो। कॉलम समझते हो, वो बड़े बड़े पिलर्स लगे रहते हैं ना घरों में, जो बहुत पुराने पुराने टाइम की हवेलियां होती थी, उनमें आपने देखा होगा पिलर्स लगे रहते थे, उन पिलर को क्या बोलता है, कॉलम, रोवन कॉलम आपने सुना। तो कॉलम ब्रेक ना हो, उस कॉलम को मेंटेन रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कोहेशन और टेंशन। अगर कोहेशन टेंशन टूट गया तो वो वाटर कॉलम, जो वाटर एक सीरीज में ऊपर जा रहा है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
वाटर नहीं मूव कर पाएगा। जहाँ पे जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा प्लीज सेम टाइम पे पूछ लेना। बहुत अच्छा चैप्टर है, बार बार इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाए जाते चैप्टर। रिवीजन जरूर हो जाता है लेकिन डिटेल नहीं होता है। आपको खुद भी तो पता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं तो दोबारा से डिटेल नहीं कर पाते। मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो, कोहेशन और ये दूसरा वाला। कोहेशन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल पार्ट से लटका है दूसरे वाला, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल इज कोहेशन। और फिर उन्हें एक दूसरे के हाथ पकड़े के साथ साथ जिस सरफेस जिसके ऊपर वो चढ़ रहे हैं उसको भी पकड़ा हुआ है, ताकि अगर सबसे ऊपर वाले का हाथ टूट जाए तो सारे नीचे ना गिर जाए। उसको बोलते हैं एडहेशन। कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वॉल के बीच में जो फोर्स है, दिस इज नोन एज एडहेशन। करो जल्दी से। मैम जो हमारा ग्लूटेशन होता है वो मोनोकॉट्स में ही होता है सर? गटेशन और छोटे साइज वाले प्लांट्स में एग्जैक्टली मोनोकोट्स के अंदर समझ सकते हो, मोनोकोट्स के अंदर, और डाइकोट्स में नहीं पाया जाएगा ज्यादा वो, क्योंकि डाइकोट्स के अंदर इतना ज्यादा रूट प्रेशर नहीं बन पाता है। मैम एक बार सरफेस टेंशन बता दो। सरफेस टेंशन बेटा ज्यादा डिटेल में तो आप इसको मत याद रखना, बस इतना याद रखना एक इनवर्ड अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, ताकि जो मॉलिक्यूल्स है ना अटैच रहे एक दूसरे से। जैसे सपोज कर रहा है, इसको एग्जांपल दूं कि मेरे को कहीं पे किसी कैपलरी है, छोटी सी कैपलरी, उसके अंदर चढ़ना है, तो मैं अपनी बॉडी को से बहुत श्रिंक करके अपना सरफेस कम करके चढ़ूंगी ना ऊपर, ऐसे ना पूरा फैल के चढ़ेंगे, यस मैम। हाँ, उसको बोलता है सरफेस टेंशन, कि अपना सरफेस एरिया थोड़ा कम करके इनवर्ड अट्रैक्शन लगा के ऊपर चढ़ रहे हैं। कम सरफेस होगा तो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ पाएंगे। ओके मैम। हो गया? यस मैम। चल, इतना हमको समझ आता है, देन आगे आता है नेक्स्ट वन, प्रोसेस इज माइन। स्टोमेटा याद है अच्छा सबको? यस मैम। रिलेट करता है गॉट सर। आखिर गार्ड सेल्स के पास क्या होता है कि वो ओपन क्लोज हो जाते हैं? क्या होता है? रियली? क्या क्या? हाँ एग्जैक्टली भाई, थोड़ा तेज बोलो ना, सही बोल रहे हो। रेडियली अरेंज सेलुलोज फाइब्रिल्स, और वो सेलुलोज, सेलुलोज के अंदर पावर है भाई, जहां पे भी वाटर मिलेगा फूल जाएगा, वाटर नहीं मिला श्रिंक हो जाएगा। उसी की वजह से तो हमारा जो गार्ड सेल्स है ये श्रिंक को स्वलन अप होती रहती है। उसके पीछे का मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। देखो क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आ जाता है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ तो ये मत सोचना मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी कर रही है। ट्रस्ट करना बस कि मैम जो कराएंगी सब ऑथेंटिक ही कराएंगे, उससे फालतू कुछ नहीं कराएंगी। सिर्फ मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि जो स्टोमेटा होता है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती कैसे है। ज्यादा डिटेल नहीं कराऊंगी, बस थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाऊंगी। हमें पता है दिस इज योर गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है ना, गार्ड सेल्स की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है। ये वाला जो पार्ट होता है थिक होता है, और जो आउटर वाला होता है वो थिन होता है। दिस इज योर थिक पार्ट एंड दिस इज योर थिन। और ये हमारे पास रेडियली अरेंज सेलुलोज फाइब्रिल्स। राइट और नॉट? अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट इज द वन एंड ओनली एपिडर्मल सेल, one and only epidermal cell which contain stomata। गार्ड सेल्स जो होती है वन एंड ओनली एपिडर्मल सेल्स होती है which contain क्लोरोप्लास्ट। बाकी किसी भी एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये जो बाहर है सब्सिडरी सेल्स है ना, ये यस मैम। इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब बात ये आती है कि भाई अगर गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनवाएगा। वो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहेगा प्लांट्स के अंदर? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहेगा। इसके बाद जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, हाँ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के अंदर आपको इसका डिटेल पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो मेरी गार्ड सेल है क्लोरोप्लास्ट है उनके पास,
उनके पास ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या हो जाएगा? एक 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा, विच इज नोन एज पेप। पेप की फुल फॉर्म फोस्फो इनोल पाइरुवेट। ये आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पेप क्या होता है। ठीक है, फिर ये पेप आगे जाके कन्वर्ट होगा OAA। व्हाट इज OAA? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है। पेप 3 कार्बन कंपाउंड था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड। एक कार्बन कहां से आई? प्लांट रेस्पायर करता है, कौन सी गैस लेता है? CO2। एक CO2 आके यहाँ पे ऐड हो गया, तो मेरे पास क्या बन गया? ऑक्सैलो एसिटेट बन गया या नहीं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट बन गया। यही ऑक्सैलो एसिटेट आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैलिक एसिड में। और ये जो हमारी सब्सिडरी सेल्स होती है ना, ये सब्सिडरी सेल्स के अंदर क्या होता है आपका? ये सब्सिडरी सेल्स क्या करती है आपकी? गार्ड, इसको स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स है, इनके अंदर पोटेशियम ट्रांसफर करेंगे। इनका काम होगा पोटेशियम ट्रांसफर करना। और ये मेलिक एसिड है, मेलिक एसिड आगे जाके ब्रेक हो जाएगा मैलेट आयन में और H पॉजिटिव आयन में। ये H पॉजिटिव तो निकल के कहां चला जाएगा? सब्सिडरी सेल्स के पास, और रिटर्न में ये इसको क्या दे देंगे? पोटेशियम आयन। वो पोटेशियम आयन इस मैलेट से कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा क्या? पोटेशियम मैलेट। अब इतना सारी कहानी मैंने क्यों बताई? इतनी सारी कहानी इसलिए बताई मैंने कि भाई पोटेशियम मैलेट है, ये एक सॉल्ट है या नहीं है? सॉल्ट, सॉल्यूट है। तो गार्ड सेल के अंदर सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गया है, तो गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना? और आसपास सब्सिडरी सेल्स का वाटर पोटेंशियल हाई है। इसीलिए सब्सिडरी सेल्स आसपास से वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? गार्ड सेल एब्जॉर्ब कर लेंगी। गार्ड सेल एब्जॉर्ब किया, पोटेशियम मैलेट आया, तो इसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल है किसका? गार्ड सेल का, वो क्या हो गया? डिक्रीजेस हो गया, जिसकी वजह से गार्ड सेल ने वाटर एब्जॉर्ब किया, और वाटर एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएंगी? मोटो हो जाएंगी। मोटो को क्या बोलते हैं? टर्जिड। टर्जिड हो जाएंगी तो मेरा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। आया समझ में क्यों, कैसे स्टोमेटा ओपन हुआ? स्टोमेटा ओपन सिर्फ और सिर्फ इस मैलेट आयन की वजह से हुआ। एक ग्रेडियंट बनवा दिया, ग्रेडियंट बनते ही गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, बाहर वाले का ज्यादा, हो गया प्रोसेस। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैलेट थ्योरी एंड मैकेनिज्म बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब क्लोजिंग में क्या होता होगा? गार्ड सेल को क्लोज कराना है, तो मेरे को यहाँ पे गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो वाटर अपने अंदर से बाहर निकालेगा और सूख जाएगा, सूख जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो मेरे को जो है पोटेशियम, देखो ये पोटेशियम मैलेट किसकी वजह से बना? गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आया उसकी वजह से बना या नहीं बना? ठीक है, तो क्या होगा? क्लोजिंग के टाइम पे एक आयन आ जाता है, एक एसिड आ जाता है जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड आएगा और एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करेगा किसको? एंट्री ऑफ पोटेशियम। एब्सिसिक एसिड बनता है जो कि इनहिबिट करता है एंट्री ऑफ पोटेशियम। तो इसका मतलब पोटेशियम नहीं आएगा, पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा, तो हमारी गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? सनकन एंड क्लोज। और स्टोमेटा दिन के टाइम में खुलता है, रात के टाइम में? दिन और रात के टाइम में स्टोमेटा क्लोज होता है। क्योंकि रात के टाइम में एब्सिसिक एसिड बनता है। रात के टाइम में जनरली फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें एब्सिसिक एसिड बनता है। ये जब आगे के चैप्टर पढ़ोगे सारे के सारे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा।
तक का बड़ा लेफ्ट हो रहा है भाई। नहीं, बच्चे तो बहुत ही ज्यादा कम हो गए। 40 बच्चे आते थे क्लास में, सब चले गए। मैम एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो दोबारा। देखो इसमें क्या होता है ना, सिर्फ हमें स्टोमेटा को क्लोज कराना है और ओपन कराना है। स्टोमेटा को ओपन कराने का मतलब है कि गार्ड सेल्स को फुलाना पड़ेगा, और स्टोमेटा क्लोज कराने का मतलब गार्ड सेल्स को श्रिंक कराना पड़ेगा, ये याद रखो। मतलब गार्ड सेल को वाटर एब्जॉर्ब कराना है मेरे को, तो वाटर एब्जॉर्ब कब भी वो कब करेगा, जब उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो मतलब मेरे को उसको वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करना पड़ेगा। और उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कब होगा, जब उसके अंदर कोई सॉल्यूट आके एक्यूमुलेट हो गया, कोई मिनरल या कुछ भी हम उसके अंदर एक्यूमुलेट कराएंगे। तो ये कैसे बनता है, हमें पता है गार्ड सेल इज द ओनली सेल विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर स्टार्च ग्लूकोज बनेगा, स्टोर्ड होगा किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। वो स्टार्च आगे जाके ब्रेक डाउन हो के मैलेट बनाएगा, मैलेट आयन। और पोटेशियम की एंट्री होती है दिन के टाइम में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो उससे मिक्सअप होकर पोटेशियम मैलेट बना देता है। पोटेशियम मैलेट एक सॉल्ट की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। एंड स्टोमेटा वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड होके स्टोमेटा ओपन हो जाता है। बट जब क्लोज होना होता है उस टाइम पे, रात के टाइम पे एब्सिसिक एसिड रहता है, जिसकी वजह से पोटेशियम की एंट्री को इनहिबिट करता है। पोटेशियम नहीं आएगा, पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा, और पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर बाहर निकलता जाएगा। स्टोमेटा क्लोज। जनरली स्टोमेटा क्लोज रहता है। अगर ओपन कराना है तो ओपन कराने के पोटेशियम मैलेट बनवा दो बस। मैम ओ ए क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये सब आपको आगे वाले चैप्टर में सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरी बहुत बड़ी बड़ी साइकिल्स पढ़ोगे वहां पे आप। डन मैम। आ जाओगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, री मोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स का रीमोबिलाइजेशन। रीमोबिलाइजेशन समझते हो, वापस से देना या लेना। जैसे कि सपोज करो, मैंने आप लोगों को समझाया था सेनेसेंस क्या होता है। सेनेसेंस का मतलब होता है जिसमें प्लांट का ओल्ड पार्ट जो होता है वो प्लांट को छोड़ के जा रहा होता है। ओल्ड लीव्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स है उसके पास। अब भाई ओल्ड लीव जा ही रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तो जितने भी तेरे पास एसेंशियल आयंस है, मिनरल्स है, वो सब हमको देता जा। तू क्या करेगा उनको ले जाके। तो ओल्ड लीव्स, यंग लीव्स तक मटेरियल्स को रीमोबिलाइज्ड मेरे को कराना है, तो हमेशा किसके थ्रू कराएंगे, फ्लोएम के थ्रू कराएंगे। क्योंकि फ्लोएम ही है जो यूनि सॉरी बाई डायरेक्शनल वर्क करता है, पढ़ा है ना। तो एक बार मेरे को इसको आयंस देने हैं, एक बार तो दूंगी ना मैं उसको भाई। किसी टाइम पे तो ये भी जवान था हमारा लीव, दिया तब उसको। लेकिन जब वो बेचारा जल्दी बूढ़ा हो गया, उससे मेरे को लेना पड़ेगा, और लेके किसको देना है, यंग लीव को देना है। तो दो बार चल रहा है, नहीं चल रहा है ट्रांसपोर्ट, तो कौन कराएगा, बाय डायरेक्शनल। क्वेश्चन आ जाता है कौन से वो आयंस हैं जिनका रीमोबिलाइजेशन हो सकता है और जिनका नहीं हो सकता। सपोज इस लीफ के पास कुछ आयंस है, जिसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक होंगे मोबाइल एलिमेंट्स जो वापस आ जाएंगे यंग लीफ के पास, और एक होंगे नॉन मोबाइल। नॉन मोबाइल वाले एलिमेंट्स वो होंगे जो कि ओल्ड के पास हैं, और वो ये बोलेगा कि भाई मैं नहीं जाता यंग के पास, क्योंकि मैं नहीं ऐसे काम करता। मैं एक बार ओल्ड के पास आ गया तो मैं तो इसी के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो ये मोबाइल होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये मेरे पास मोबाइल एलिमेंट है, मतलब ओल्ड लीफ जो होगी वो यंग को दे देगी नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। लेकिन कैल्शियम और सल्फर, ये दोनों ये कहते हैं कि भाई नहीं, एक बार मैं चला गया किसी के पास तो मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं क्यों जाऊं उसको, मैं क्यों ओल्ड लीफ को धोखा देके जाऊं। क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफिकेशन पे, चार ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा मोबाइल एलिमेंट है, कौन सा नॉन मोबाइल एलिमेंट है। डन। यस मैम।
वाटर ट्रांसपोर्ट हमने पूरा सीख लिया, वाटर कैसे जाता है, वाटर कॉलम कैसे बनता है, कोहेशन, एडेशन, ट्रांसपायरेशन, रूट प्रेशर, सब सीख लिया। यस अब फूड पे आ जाए। मैम बोलो बेटा बोलो। आवाज नहीं आई मेरे को, किसने बोला था मैम? देखो, फूड फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा? फ्लोएम कराएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है सोर्स एंड सिंक का। सोर्स का मतलब क्या होता है? जो बना रहा है, सिंक जिसको देना है। ट्रांसपोर्ट करना तो है। हाँ एग्जैक्टली तो जो सोर्स एंड सिंक होता है ना, वो कभी भी फिक्स नहीं होते। क्यों फिक्स नहीं होते? सपोज मेरे पास मौसम चल रहा है, पतझड़ वाला मौसम चल रहा है, तो पतझड़ में प्लांट के पास लीफ तो है नहीं। पतझड़ में प्लांट के पास लीफ तो है नहीं, तो फूड कौन बनवाएगा? फूड फूड फिर हम लीफ से कैसे ट्रांसफर करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पतझड़, स्प्रिंग सीजन ही तो बोलते हैं ना पतझड़ को, तो पतझड़ में सोर्स की तरह कौन वर्क करेगा? रूट्स वर्क करेंगी, और समर में लीव्स वर्क करेंगी। तो मेरे को क्या कराना है? पतझड़ के टाइम पे जब लीव्स नहीं है, रूट से कहाँ देना है? लीव्स में देना है, या बाकी अदर पार्ट्स में। लीव्स मत लिखो बिकॉज लीव्स तो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, अदर पार्ट्स में। और समर्स के टाइम पे लीव से रूट्स में भी और अदर पार्ट्स में भी। तो पहली चीज तो यही हमें सीखने के लिए मिला कि सोर्स एंड सिंक आर नॉट फिक्स, दे चेंज सीजनली। सीजनली सोर्स एंड सिंक चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं उसका रीजन समझा दे। पतझड़ में लीव्स नहीं होती, और लीव्स होती भी है तो उनका क्लोरोप्लास्ट लॉस्ट रहता है। आपने देखा है हरी नहीं दिखती, थोड़ा ब्राउनिश कलर की दिखती है ना लीव, सूखी सूखी सी। यस मैम। तो फिर वो क्या ही भाई फोटोसिंथेसिस करा रही हूँ, नहीं करा पाती फोटोसिंथेसिस। उस टाइम पे हमारा रूट्स सारा प्रोसेस ले लेता है और समाज में लीव्स ही करता है। अब कैसे होगा? यहाँ पे बनेगा एक फ्लोएम सेप। फ्लोएम का एक सेप बनेगा। फ्लोएम सेप में क्या क्या चीजें मिक्स होंगी? फ्लोएम सेप के अंदर हमारा वाटर मिक्स होगा, किसके साथ? सुक्रोज के साथ मिक्स होके चलेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कुछ सोल्यूबल शुगर्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। हॉर्मोन्स भी हमारे यहाँ पे मिक्स होके जाएंगे इसके साथ, और अमाइनो एसिड्स भी मिक्स होके जाएंगे। अब कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे वो सब सीखेंगे अभी। तो अगर आपसे फ्लोएम सेप का कोई कंपोजिशन पूछे, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सेप। इसको लिख लो, फिर डायग्राम बना के समझाते हो। सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे इस चैप्टर में, देन चैप्टर फिनिश। आरती इतना लेट क्यों है बेटा क्लास में, जब क्लास लीव करने का टाइम हो गया है? मेरी एक लीव है, ठीक है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस चला। फोटोसिंथेसिस से क्या बना? ग्लूकोज बना। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन जब हमारा फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमेशा याद रखना होगा, देखो ऊपर भी लिखा है मैंने, वाटर प्लस सुक्रोज, ना कि स्टार्च, सुक्रोज की फॉर्म में। क्योंकि सुक्रोज जो होती है इजी टू ट्रांसपोर्ट होती है, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। आपको भी पता है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। बीइंग अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए। तो ये मेरे पास बना, कौन सी सेल के अंदर बनता है? फोटोसिंथेसिस मीसोफिल सेल के अंदर चलता है ना मैक्सिमम।
मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, ये स्टार्च, सॉरी मैं स्टार्च बोलूंगी तो समझ जाना, सुक्रोज, ये सुक्रोज यहाँ से निकल के किसके पास आएगा, फ्लोएम। फ्लोएम की याद करो एलिमेंट्स, कौन कौन है फ्लोएम के एलिमेंट, लीफ ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो उसमें जो मेरा सीव ट्यूब है मैंने वो बना दिया यहाँ पे। अब सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस वगैरह तो कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब इसकी सिस्टर सेल्स कौन थी, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स भी मैंने यहाँ पे बना दिया। तो दिस इज योर सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो सबसे पहले जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज निकल के गया आपका कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल्स हैज ट्रांसफर्ड इट इनटू द सीव ट्यूब्स। अब जैसे सीव ट्यूब के अंदर सुक्रोज आया, इसका वाटर पोटेंशियल के साथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, सोल्यूट आ गया भाई सीव एलिमेंट के अंदर, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। इसी के आसपास में था मेरा जाइलम, जब अंदर चल रहा था क्या, वाटर, इसके अंदर था वाटर पोटेंशियल ज्यादा, क्योंकि इसके पास है वाटर ज्यादा, तो ये क्या करेगा, अब आप याद करो, लीफ के अंदर वाटर भी तो देना है ना मेरे को, लीफ की सारी सेल्स को वाटर भी देना है, तो ये क्या करेंगे, बदला कर लेंगे कि भाई देख इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा, ये क्या करेगा, अपना वाटर सीव वाटर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, सीव ट्यूब का बढ़ गया, टर्गर प्रेशर बढ़ गया इसका, क्यों टर्गर प्रेशर बढ़ गया, वाटर आ गया, वॉल्स के ऊपर प्रेशर लग गया एक, बढ़ गया नहीं बढ़ गया टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर याद है ना, वॉल्स के ऊपर लगने वाला प्रेशर। तो मतलब ये मेरा यहाँ पे क्या है, दिस इज योर सोर्स ना, ये पूरा सोर्स है लीफ, मेरे को यहाँ से फूड कहाँ ट्रांसफर करना है, रूट्स में ट्रांसफर करना है, देखो अब रूट्स बनाती हूँ, ये रूट्स है मेरी, ये रूट्स के अंदर सीव ट्यूब है, और यहाँ पे इसके आसपास इसकी सिस्टर सेल्स, ठीक है, इन सिस्टर सेल्स के देखो यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ा, वाटर पोटेंशियल बढ़ा, लेकिन यहाँ पे तो कोई फूड नहीं है ना अभी इनके अंदर है वाटर पोटेंशियल कम, तो ये सुक्रोज सीव ट्यूब के यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ आएगा, रूट्स की सीव ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये यहाँ पे तो आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे ट्रांसफर होके आ रहा है, लेकिन वहां पे ऊपर से नीचे आता है ऐसे स्ट्रेटली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्गर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम था, ड्यू टू द डिफरेंस इन टर्गर प्रेशर, जो हमारा फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है वो इसी वजह से होता है। यहाँ पे भी जो प्रोसेस हुआ ये एक्टिव प्रोसेस हुआ, जितना भी प्रोसेस होगा फ्लोएम के अंदर सारा एक्टिव होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी हर जगह पे, हर जगह पे एनर्जी लगेगी हमारी, बिकॉज मिनरल्स भी मूव होते हैं, मिनरल्स भी मूव होता है साथ ही साथ, मतलब मिनरल्स वाटर के साथ मैक्सिममली होते हैं, मैक्सिमम जाइलम कराता है, कुछ मिनरल्स का फ्लोएम कराता है। इसके अंदर हमने बोला है वाटर है, सुक्रोज है, कुछ सॉल्युबल शुगर है, कुछ हॉर्मोन्स है, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, मैक्सिमम वाटर एंड सुक्रोज है, मैक्सिमम वाटर सुक्रोज, जो मिनरल्स हैं वो वाटर के साथ मिक्स है, जो जाइलम के अंदर चल रही है। फिर से सुनो, लीफ है, सोर्स है, और रूट्स मेरा क्या है, सिंक, रूट्स हमारा सिंक है। तो क्वेश्चन सिर्फ देखो, अब आप लोगों को ऑब्वियसली बात है कोई इतना बड़ा सब्जेक्टिव एग्जाम तो नहीं देना नीट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा फ्लोएम सेप के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो आप लिख दोगे। सेकंड क्वेश्चन आएगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कौन सा मैकेनिज्म होता है, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव प्रोसेस होता है, सोर्स की तरह कौन वर्क करता है, सिंक की तरह कौन वर्क करता है, कहाँ पे कैसे वर्क करता है, ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले लोडिंग और अनलोडिंग, लोडिंग, अच्छा लोडिंग का मतलब ऐसे समझो कोई ट्रक है, उसके अंदर मेरे को सब्सटेंस लोड कराना है, मेरे को वर्कर्स की वहां पे भी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी,
लोडिंग कराते टाइम भी मेरे को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तभी वो सामान को ट्रक Yes, में ma'am. लगाएंगे। फिर मेरे को जब मैं टारगेट पे चली गई, सिंक पे चली गई, वहां से मेरे को निकालने के लिए सब्सटेंस, वो अपना सामान उतरवाने के लिए भी फिर से मेरे को वहां पे वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, फिर मेरे को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, Yes, ma'am. करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये क्या है, फूड है। वाटर के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था, वाटर जनरली पैसिव था ना, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, जैसे वाटर टैंक आता है, टैप लगी रहती है, खुद निकल के आ जाता है, पानी को कोई ट्रांसफर थोड़ी ना करता है, टैप आती है, वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो पैसिव है। यहाँ पे फूड है, कंटेनर्स में होगा, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक्टिव प्रोसेस होता है। ये याद रखना है कि लोडिंग जब हमने कराया, लोडिंग का मतलब सुक्रोज का किसमें, आपका सोर्स वाले फ्लोएम सीव ट्यूब्स के अंदर लेके जाना और फिर वहां से सिंक तक लेके जाना, अनलोडिंग कराना, दिस इज नॉन एज अनलोडिंग। लोडिंग मेसोफिल सेल से यहाँ पे ट्रांसफर कराना, और अनलोडिंग में सीव एलिमेंट्स। अब सीव एलिमेंट रूट, हमें रूट में किसका देना है, कॉर्टिकल सेल्स, हमारे यहाँ पे रूट हेयर्स हो गए, जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर कराना है सब्सटेंस, तो यहाँ पे इनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे भी वाटर पोटेंशियल कम है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, वाटर यहाँ पे ट्रांसफर करेगा और रिटर्न में इसको फूड दे देगा। जैसे ऊपर एक्सचेंज करा था ऐसे यहाँ पे एक्सचेंज कर देगा। एक बार देख लो अच्छे से, फिर बताओ मेरे को कहीं पे समझ नहीं आ रहा था। मैम कंपेनियन सेल्स और ये जो सेल्स है, ये सेल्स को क्या देंगे, वाटर देंगे कि फूड? कंपेनियन सेल्स के पास क्या है, वाटर है या फूड है, फूड है ना, तो वो फूड किसको देंगे, रूट वाली सेल्स को देंगे, और रूट वाली सेल्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया होगा, वो रिटर्न में उनको वाटर देंगे, ऐसे। ओके मैम। हो गया। Yes, ma'am. अब एक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ये था बच्चों कि भाई हमने सारा प्रोसेस वगैरह पढ़ लिया, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों को ये थोड़ा सा डाउट ये आया। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो स्लिप ट्यूब में वाटर जा रहा था, ये जाइलम है ना यहाँ पे? दिस इज जाइलम हियर, जाइलम ने फ्लोएम को दिया, ये फ्लोएम। एक बार एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है, एक बार एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ के देखना, और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी आपको। नहीं समझ में आएगा मैं तो हुई फिर दोबारा समझाने के लिए, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है कि किस चैप्टर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ कि भाई हमारे साइंटिस्ट ने सारी चीजें देख ली, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को ना एक डाउट आ गया। डाउट ये आ गया कि भाई ये जो वाटर, सॉरी क्या था, हाँ फूड का जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये जाइलम कराता है फ्लोएम कराता है, मतलब किसी ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया माइंड में। तो इसी के लिए गेडलिंग एक्सपेरिमेंट करा था हमारे मेलफिजी साइंटिस्ट ने, मेलफिजी एलपीजी साइंटिस्ट ने एक स्केडलिंग एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया, एक स्टेम लिया, अब आपको पता है स्टेम के अंदर फ्लोएम भी होता है और जाइलम भी होता है। जाइलम को दूसरे कलर से बनाती हूँ, सपोज ये बीच में जाइलम है, ऐसे फ्लोएम है, और साइड में भी ऐसे जाइलम होगा। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने किया, सुन रहे हो ना, इसको ऐसे कट कर दिया, बार्क को, मतलब कोई नाइफ वगैरह लेके ऐसे कट कर दिया, साइड साइड में से लेयर्स निकाल दी उसकी, और फिर लेयर्स निकाल दी। अब आप सपोज खुद से देखो कि हमारा जो फ्लोएम था, ये ग्रीन वाला, ये यहाँ से कट हो गया, आधा ऊपर रह गया आधा नीचे रह गया, ऐसी ऐसी यहाँ पे रह गया है, तो ये वाला पार्ट कट, दिस वन इज कट। फिर इन्होंने कुछ टाइम बाद आके देखा कि यहाँ पे बहुत सारा सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गया था ऊपर की साइड। अब वो सब्सटेंस एक्यूमुलेट क्यों हुआ था,
क्योंकि ऊपर लीफ थी, लीफ से फूड आ रहा होगा और यहाँ तक आया, नीचे जा नहीं पाया क्योंकि बीच में से कनेक्शन कट हो गया। यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा नहीं, और यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी प्लांट के अंदर या नहीं। यस मैम। Yes, ma'am. तो इससे हमें पता चला था कि जो हमारा फूड है वो फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है। इन्होंने फ्लोएम की ट्यूब्स को कट कर दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया था? डन टू प्रूव दैट ट्रांसलोकेशन of food is through phloem, not xylem। और सपोज करो कि मैंने इस गिडलिंग एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही रखा, तो सबसे पहले जो डेथ होगी वो किसकी होगी? रूट की होगी या स्टेम की होगी? डेथ किसकी होगी? सबसे पहले रूट की डेथ होगी। क्यों रूट की डेथ होगी? क्योंकि रूट को फूड ही नहीं मिल पाएगा, फूड ही नहीं जा पाएगा रूट तक। जो हमारी लीफ है, लीफ के पास तो फूड रहेगा, तो कंपैरेटिवली रूट्स ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएंगे। तो रूट डाइज फर्स्ट, देन स्टेम, then dies secondary. So this is the Girdling experiment. रिंग एक बार कट कर दिया सिर्फ ये पता करने के लिए फ्लोएम ट्रांसफर कर रहा है जाइलम। देख लो इसको अच्छे से। मैम पुलविनिस जो होता है, कौन कौन? मैम पुलविनिस जो होता है वो इसी से बनता है क्या? पुलवाइनस नहीं, पुलवाइनस इससे नहीं। पुलवाइनस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ना, वो इससे नहीं बनता। स्वेल अप हो जाता है एक पर्टिकुलर। वो स्वेलन, हाँ वही ना, वो स्वेलन अप वाला पार्ट जो होता है वो अलग होता है, वो अलग होता है। वो एक मॉर्फोलॉजी है प्लांट की, ये एक एक्सीडेंटल केस है। ओके मैम। डन ना? यस मैम। अब क्या करना है आप लोगों को? अब आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ा दिया इस चैप्टर में उसको पूरा रिवाइज करना है अच्छे से, और साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि अब देखो ना, आप लोग के माइंड में एक चीज चलेगी कि मैम ये वाला चैप्टर तो ना तो बोर्ड्स में आएगा, मतलब स्कूल एग्जाम में भी नहीं आएगा, और ना ही अभी इस चैप्टर का टेस्ट हो रहा। लेकिन अगर आप अभी इस चैप्टर को ऐसे ही छोड़ दोगे, ना तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो जो कॉन्सेप्ट्स अभी आपके माइंड में बने हैं ना वो भूल जाओगे, उन कॉन्सेप्ट को सबको भुला दोगे आप लोग। इसलिए मेक श्योर कि इस चैप्टर को अभी रिवाइज करोगे ना, ऐसा याद हो जाएगा, फिर चाहे उसको 2 महीने तक नहीं पढ़ना, याद रहेगा। अभी फ्रेश है ना माइंड में, तो रिवाइज कर लेना। बाकी जो टेस्ट वाले चैप्टर है वो मैं आप लोगों को रिवाइज कराती रहूंगी, बट मेक श्योर ये चैप्टर एक ऐसा है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है इसमें, और इजी भी लगा होगा। इजी लगा है चैप्टर? यस मैम। यस। तो इसको पढ़ना अच्छे से फिर,
ठीक है। राहुल, पीयूष, बड़े शांत शांत रहते हो भाई क्लास में। यस मैम। समझ आया ना पीयूष आपको? यस मैम। अच्छे से इसको रिवाइज करना। एंड इसी चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेना, बाकी मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगी इसके। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा आप लोगों के संडे टेस्ट पे फोकस करेंगे, दैट्स वाई अभी क्लास में तो नहीं करा पाऊँ। ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। डिनर करो एंड पढ़ाई करो अच्छे से। बाय मैम। Thank you. बाय बाय।